बहुत पढ़ाई करने के बाद रुपेश को सरकारी नौकरी मिली थी, पर ये क्या, उसकी पोस्टिंग तो बिहार में हो जाती है। और जब इस बारे में उसकी माँ शांति को पता चलता है तो शांति अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, ये कहाँ तूने अपना ट्रांसफर करवा लिया है? अरे अपने शहर में ही करवा लेता। अगर तुझे दूसरे राज्य में ही करवाना था तो किसी अच्छे राज्य में करवाता है ना। ये बिहार जाने की क्या जरूरत है? माँ, ये मेरे हाथ में थोड़ी है, ये तो सरकार करती है ना कि किसको कहाँ नौकरी देनी है। और मुझको बिहार में दे दी तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। और मैं वहाँ नौकरी करने जा रहा हूँ माँ, घर बसाने थोड़ी जा रहा हूँ। वो तो ठीक है बेटा, पर तू कोशिश करना अपना ट्रांसफर इसी शहर में करवा ले। मुझे बिहार और बिहार के लोग पसंद नहीं है। माँ, आपको तो कुछ पसंद भी नहीं आता है। अगर आपके हिसाब से चलता ना, ये सरकारी नौकरी नहीं मिलती मुझे। आप तो डॉक्टर बनाना चाहती थी, जबकि मुझे डॉक्टर का डी भी नहीं आता है सही से। अपनी माँ को ताने दे रहा है तू। अब जल्दी जाकर बिहार में ही बस जाइयो। अपनी माँ को चिढ़कर देखते हुए रुपेश हंसने लगता है। कुछ देर बाद वो अपने काम के सिलसिले में बिहार चला जाता है। बिहार जाने के बाद रुपेश वहाँ के लोगों को बहुत पसंद करने लगता है। खासकर उसे बिहार का कल्चर बहुत पसंद आता है। और इससे भी बड़ी बात थी कि उसे वहाँ का खाना बहुत पसंद आया। और इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और रुपेश की मुलाकात रुचि नाम की एक लड़की से होती है। जी, मैंने आपको ना बहुत बार यहाँ आते जाते देखा है। कोई रिश्तेदार है क्या यहाँ पर आपका जो काम करता हो? लागत है तुम बिहार में नए आए हो, तभी तो तुमको कुछ पता नहीं कि हम इस एरिया के हेड हैं। तुम हमारे अंडर काम कर रहे हो बाबू। तुमको का कोई बताया नहीं? तुम्हारी सीनियर रुचि शर्मा यानी हम हैं। क्या आप रुचि शर्मा मतलब मेरी सीनियर हो? सॉरी मैडम, मुझे लगा था कि आप किसी से मिलने आती हो। और जब आप मेरे बगल में बैठ के मुझे घूरती थी तो मुझे लगता था आप कोई सिफारिश करवाना चाहती हो। इसीलिए मैंने सोचा आपसे आगे से पूछ लूं और बात करूं। अगर आपका कोई जरूरी काम होता तो मैं करवा देता, लेकिन मुझे नहीं पता था आप मेरी सीनियर हो। सॉरी मैम। अरे तुम तो खामखा ही घबरा गए। हम तुम्हारी सीनियर रुचि शर्मा नहीं, सिर्फ रुचि हैं। हम यहाँ अपने पापा को खाना देने आते हैं रोज। वैसे तुम्हें डरा कर हमें बहुत मजा आया। और एगो बात कहें तुमको, वो तुम्हारी रुचि शर्मा है ना सीनियर, वो कुछ दिनों के लिए बिहार से बाहर गई है। इसलिए बेफिक्र हो जाओ और आराम से काम करो। इसका मतलब ये है कि तुम मुझे इतने देर से पागल बना रही थी और मैं बन रहा था। रुपेश आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही रुचि के पिता वहाँ पर आ जाते हैं और रुचि अपने पिता को खाना देकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रुचि की इन्हीं हरकतों पर रुपेश का दिल आ जाता है और अगले दिन रुपेश रुचि का इंतजार करता है। और एक बार फिर रुचि ऑफिस में आती है और इस बार रुपेश उससे बात करता है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता रुचि शर्मा बाहर गई हुई है? ये खबर तुम्हें कैसे लगी? लागत है तुम हमारी बात कान खोल कर नहीं सुने बाबू कि हम बोले का। अरे हम बोले कि यहाँ हमारे पिताजी काम करते हैं, उन्होंने हमें बताया। तुम तो सच में बुड़बक हो रे। रुचि की इस तरह की बातों से रुपेश उसे अपना दिल दे बैठता है और अब इसी तरह रुपेश आए दिन रुचि से मिलने और उससे बात करता। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते और रुपेश अपने मन की बात रुचि को बता भी देता है। रुपेश को रुचि के पिता बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए वो इस रिश्ते को स्वीकृति दे देते हैं और बहुत जल्द रुपेश रुचि से शादी करके अपने घर ले आता है। साथ ही साथ वो अपना ट्रांसफर भी शहर से बाहर करवा लेता है। रुचि को देखकर शांति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने बेटे से नाराजगी जताते हुए कहती है, रुपेश, तूने इस बिहारी लड़की से शादी करके बहुत गलत किया है। तू वहाँ नौकरी करने गया था, ना कि शादी करने। माँ, शादी तो करनी थी। देखो, अगर मैं आपको दिखाता रुचि को तो आप तो उसको मना कर देती, क्योंकि ये बिहार से है और इसको सही से आता भी नहीं है बोलना चालना। तो आप कहती मैं इसे तो होने नहीं दूंगी। इसलिए मैंने सोचा आपको क्यों कष्ट दूं, मैं खुद ही करके आ गया। बहू अच्छी है तो क्या, पर तूने मेरे पूरे खानदान में और समाज में नाक कटवा दी। अब मुझे इस बात की चिंता सता रही है कि 4 लोग मेरी बहू से मिलेंगे तो वो बिहारन जैसी लैंग्वेज बोलेगी और बिहारन जैसा खाना बनाएगी। वो लिट्टी चोखा पता नहीं क्या क्या। रिश्तेदार मेरे सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे और बोलेंगे लिट्टी चोखा खिलाऊं।
अरे माँ, तो क्या हो क्या, शाही खाना नहीं आता ना, बिहारी खाना तो आता है। अरे बिहारी खाना ना बहुत अच्छा बनाती है, मैंने खाया है। अरे माँ, बिहारी खाने की बात तो पूछो ही मत। आय हाय लिट्टी चोखा, आय हाय दाल चावल आलू चोखा, मजा आ जाता है माँ खाकर। तू तो पढ़ लिख के मॉडर्न बन गया है ना, पर मैं कह देती हूँ, बहू शाही दावत करेगी तो रिश्तेदार को बुलाऊंगी, वरना अपनी बीवी से कह दे कि मैं उसे अपनाने वाली नहीं हूँ। छोटी सी बात को लेकर शांति अपने बेटे को खूब खरी खोटी सुना रही थी और ये सब कुछ रुचि अपने कानों से सुन लेती है और अपनी सास से कहती है, माफ करना सासू माँ, पर हमने आपकी सारी बातें सुन ली। अरे आपने ये कैसे सोच लिया कि हम बिहारी शाही दावत नहीं करते? अरे एक बार आप हम बिहारी की शाही दावत तो खा कर देखिए, उंगली न चाटत रह जाए तो हमारा नाम भी रुचि नहीं। तुम दाल भात लिट्टी चोखा खाने वाले क्या जानो कि शहरी दावत होती क्या है? अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि शाही दावत में कितने तरह के पकवान होते हैं। अगर ये बात है सासू माँ, तो कल आप अपने रिश्तेदारन को बुला लीजिए, कल बिहारी बहू देगी आप सभी को शाही दावत। इतना बोलकर रुचि वहाँ से चली जाती है और शांति अपने सारे रिश्तेदारों को घर पर बुला लेती है। शांति को इस बात का भी डर था कि कहीं बहू कुछ गड़बड़ ना कर दे, इसलिए वो पहले से ही खाने का ऑर्डर दे देती है। पर ऑर्डर आने के पहले से ही रुचि शाही दावत बनाकर तैयार कर देती है। शाही दावत में तंदूरी रोटी, सिंगापुरी फूड, चाइनीज फूड, इंडियन फूड और साउथ इंडियन फूड, इसके साथ साथ अमेरिकन फूड के आइटम्स भी थे। ये सारे आइटम देखकर शांति की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं और मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी वहाँ रुचि आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने जो खाना ऑर्डर कराया था वो सब कैंसिल कर दो, क्योंकि आपकी प्यारी बहू ने शाही दावत तैयार कर दी है। बहू, तुझे इतना सब कुछ बनाना आता है? तूने अकेले ही इतने कम समय में इतना सब कुछ बना लिया? वो बनाया कैसे तूने? माँ जी, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी ना, एगो बिहारी सब पर भारी। हम बिहारी सब जानत हैं, हम बिहार में रहते हैं तो हमें खाने का होश नहीं है। अरे हम बिहारी से ज्यादा आपने खाना देखा भी नहीं होगा। जितने हम आइटम खाते हैं ना, उतना आप गिन भी नहीं पाते होंगे। अब चलिए, बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं। इतना बोलकर रुचि सबके लिए बाहर खाना ले आती है और हाथों का खाना खिलाकर सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। मानना पड़ेगा बहन, तुम्हारी बिहारी बहू की शाही दावत सच में लाजवाब है। मैंने आज से पहले इतनी तरह की पनीर और इतनी तरह के छोले कभी नहीं खाए, और ये मिक्स वेज उनके सामने तो महंगी से महंगी डिश भी फेल है। आंटी जी, अगर आपको इतना ही खाना पसंद आया ना, तो तनिक घर के लिए भी पैक करा लीजिए, अपने बच्चन को खिला देना। आप उन सबको लाई नहीं ना, यही खातिर बोले हम। सच में बेटा, उन्हें ना लाकर अफसोस तो बहुत हो रहा है, पर अब जब तुम इतने दिल से खाना पैक करके दे रही हो मुझे, तो भला क्या एतराज हो सकता है मुझे। इस तरह बिहारी बहू की शाही दावत देखकर तो सबके होश ही उड़ जाते हैं और जब तक लोग वहाँ पर रहते हैं बस रुचि की ही बात करते हैं। कुछ देर बाद सारे मेहमान घर से चले जाते हैं। शांति के मन में बिहारियों को लेकर भी जो कड़वाहट रहती है वो भी मानो खत्म ही हो जाती है। सरोज की बहू चंचल बहुत ही सीधी थी। उसके बेटे अजय ने चंचल के साथ लव मैरिज की थी। चंचल गरीब घर से है, जिसकी वजह से अपनी बहू को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं करती थी, क्योंकि एक छोटी सी गलती पर भी उसे खून के आंसू रुलाया करती। एक दिन वो अपनी पड़ोसन शांति के साथ हॉल में बैठी बातें कर रही होती है और चंचल हाथों में चाय की ट्रे लिए रसोई से धीरे धीरे चलते हुए आ रही थी। तभी शांति की नजर चंचल पर जाती है और वो कहती है, क्या बात है बहू, तू इतने धीरे धीरे क्यों चल रही है? तेरे पैरों में चोट लग गई है क्या? जी आंटी जी, वो कल बाथरूम में मेरा पैर फिसल गया था और मैं गिर गई थी। ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? दवा ली थी कि नहीं? वो क्या है ना, आजकल गुम चोट का पता नहीं चलता। उस टाइम जिस टाइम चोट लगती है, लेकिन फिर बाद में वो बहुत परेशानी देती है, इसलिए अच्छे से दवा पानी ले लियो। बस कर शांति, तू तो बिल्कुल डॉक्टर ही बन गई। थोड़ा सा पैर ही फिसला था, पैर टूटा नहीं था जो इतनी चिंता कर रही है।
और वैसे भी ये तेरी नहीं मेरी बहू है और मुझे अच्छे से पता है कि इसे कैसे रखना है, क्या करना है इसके साथ। और तू अपने पैर थोड़ा जल्दी चला और चाय दे हमें। जी माँ जी। चंचल इतना कहकर उसके पास आती है और चाय की ट्रे को टेबल पर रखकर एक एक कप उठाकर अपनी सास और शांति को देती है। जैसे ही सरोज चाय का पहला घूंट पीती है, चाय ज्यादा गर्म होने की वजह से उसका मुंह जल जाता है और वो चाय के कप को लेकर गुस्से में सोफे से खड़ी हो जाती है और अपनी बहू का हाथ पकड़कर गरम गरम चाय उसके हाथों पर डाल देती है। जिस पर चंचल दर्द भरी आवाज में चिल्लाते हुए कहती है, माँ जी आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरा हाथ क्यों जलाया? मुझसे क्या गलती हो गई? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उस बेचारी ने क्या किया था? क्यों जला दिया तूने उसके हाथ? बहुत सी सास देखी है, लेकिन तेरे जैसी पत्थर दिल सास नहीं देखी जो अपनी बहू को खून के आंसू रुला रही है। बहू तू जल्दी से जा, पहले जले हुए हाथ को ठंडे पानी से धो ले, उसके बाद उसमें दवा लगा ले। रुक यहीं, रुक, कहीं नहीं जाएगी तू जब तक मैं ना कहूँ, वरना तेरे ये जले हुए हाथ दोबारा कभी कोई काम करने लायक नहीं रहेंगे। तू ये क्या कह रही है सरोज? सुधर जा, अभी भी टाइम है, वरना तेरी बहू के खून के आंसू जो तेरे अत्याचारों को सहकर निकल रहे हैं, इससे तेरा घर बर्बाद हो जाएगा। इसी कलेश की वजह से मोहल्ले की कई औरतें तेरे घर नहीं आती है, अब मैं भी नहीं आऊंगी अब से। शांति इतना कहकर चंचल के सर पर हाथ फेरकर वहाँ से चली जाती है। आप ठीक हैं? मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ। आप कब आ रहे हैं घर? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम क्यों रो रही हो? माँ ने कुछ कहा तुमसे? बताओ मुझे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, माँ जी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। माँ जी तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। अच्छा ठीक है, चलो कम से कम माँ ने तुम्हें अपना तो लिया, वही बहुत है मेरे लिए। और सुनो, तुम रो मत, मैं जल्दी आ जाऊंगा। चलो अब मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मेरी एक मीटिंग है। अजय इतना कहकर फोन रख देता है, जिसके बाद चंचल बेड पर बैठकर अपना सर दीवार से लगाकर जोर जोर से रोने लगती है और अपने आप से कहती है, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि आपकी माँ अपनी बहू को खून के आंसू रुला रही है। वो मुझे कभी नहीं अपनाएंगी। चंचल इतना कहकर आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंख लग जाती है। समय बीतता है। एक दिन चंचल हॉल की सीढ़ियों पर झुककर पोछा लगा रही होती है। तभी उसकी सास हाथों में मसाले की थाली लेकर सीढ़ियों से उतर रही थी और गलती से चंचल का पोछा सरोज के पैरों में लग जाता है, जिस पर सरोज गुस्से में कहती है, तू हमेशा ऐसा काम क्यों करती है जो मुझे पसंद नहीं है? तेरी इन बड़ी बड़ी आँखों का क्या काम जब तुझे दिखाई ही नहीं देता? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं झुककर पोंछा लगा रही थी, इसलिए आपका आते हुए नहीं देखा। आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी। आगे से तुझसे वैसे भी गलती नहीं होगी, मैं तुझे इस बार ऐसी सजा दूंगी। सरोज इतना कहकर अपने हाथों में लिए मसालों को चंचल के मुंह पर फेंक देती है, जिससे लाल मिर्च का पाउडर उसकी आंखों में चला जाता है और वो अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखकर सीढ़ियों की ओर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन सरोज को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बगल की सीढ़ियां उतरकर बाहर चली जाती है। उसके रोने की आवाज सुनकर शांति वहां आती है और कहती है, क्या हुआ बहू तुझे? तू रो क्यों रही है? आंटी जी मेरी आंखों में मसाले चले गए हैं, हो सके तो मुझे रसोई तक ले चलिए, मुझे मुंह धोना है, बहुत जलन हो रही है आंटी, प्लीज। बहू ले तो मैं चलूंगी, लेकिन इतना अत्याचार करना और सहना भी बहुत गलत है। मुझे पता है ये मसाले खुद तेरी आंखों में नहीं गए हैं, बल्कि तेरी सास ने डाले हैं। अपनी बहू को खून के आंसू रुलाने वाली सास आज तक नहीं मैंने देखी। चल तू मेरे साथ। शांति इतना कहकर चंचल को लेकर रसोई में जाती है और उसका मुंह धुलवाती है। आंखों में मसाले पड़ने की वजह से उसकी दोनों आंखें लाल हो जाती हैं। कुछ देर बाद शांति वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन चंचल मार्केट से सब्जियां लेकर जैसे ही अपने घर के आगे पहुंचती है, तभी शांति का बेटा राजेश उसे रोककर एक आई ड्रॉप देते हुए कहता है, भाभी ये आई ड्रॉप माँ ने आपके लिए भिजवाया है, वो काम कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं ही दे आता हूँ। आंटी जी को कहिए इसकी जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। नहीं भाभी, आपकी आंखें सच में लाल है बहुत ज्यादा, ऐसा लग रहा है खून उतर आया हो आपकी आंखों में। जल्दी से आई ड्रॉप डाल लीजिए वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। राजेश और चंचल को आपस में हंसता हुआ एक दूसरे से बातें करता हुआ देखकर
सरोज घर के बाहर आती है और चंचल को जोरदार थप्पड़ मारती है और उसका हाथ पीछे की तरफ मोड़कर बहुत बुरा भला सुनाती है। उसकी आवाज से पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। तभी उसका बेटा अजय अपने काम से घर वापस आता है और चंचल के साथ ऐसा बर्ताव देखकर कहता है, माँ, आप ये क्या कर रही हैं? चंचल ने ऐसा क्या किया है जो आप उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं? बेटा, तेरी पीठ पीछे शांति के बेटे के साथ इसका चक्कर चल रहा है। मैंने अभी खुद इन दोनों आँखों से आपस में इन दोनों को हंसते हुए बात करते देखा है, इसलिए मैंने ऐसा किया। बस सरोज, आज तूने हर हद पार कर दी। अजय बेटा, आज मैं तुझे बताती हूँ कि तेरी माँ अपनी बहू को कितने खून के आंसू रुला रही है। शांति इतना कहकर अजय को उसकी माँ के अपनी बहू पर करने वाले सारे अत्याचारों के बारे में बताती, जिसे सुनकर अजय हैरान रह जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप अपनी एक लौती बहू के साथ ऐसा करेंगी? आपको चंचल इतनी ही नापसंद थी तो आपने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? अरे मैं खुद इसको लेकर यहाँ से चला जाता, लेकिन जो उस टाइम पर नहीं कर पाया वो मैं अब करूंगा माँ। और जा रहा हूँ मैं अब अपनी पत्नी को लेकर इस घर से। आप रहिए अपने इस बड़े से घर में अकेले। अजय इतना कहकर चंचल को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी सरोज उसे रोकते हुए अपनी सभी गलतियों के लिए अपनी बहू से माफी मांगती है और दोबारा फिर कभी उस पर कोई भी अत्याचार ना करने की कसम खाती है। गुस्से में लाल पीली होकर घर आई स्वाति को देखकर उसकी दोस्त रीमा उससे कहती है, क्या हुआ? तेरे चेहरे और आंखें ब्लश करने से लाल है या गुस्से से? वैसे मिलने तो तू रणवीर से गई थी, ये ब्लश ही होगा। ब्लश नहीं, खून है ये, खून मेरी आंखों में। उस कुत्ते का खून करने का मन कर रहा है मेरा। अरे क्या हुआ? बोल तो सही। उस गधे गोबर सी शक्ल वाले ने मेरे साथ ब्रेकअप किया। उसको क्या लगता है मैं उसके बिना मर जाऊंगी? अरे मरे मेरे दुश्मन। अरे सारा दिन दोस्त दोस्त दोस्त, थोड़ा सा टाइम मांग लिया तो ज्ञान देने लगा कि तुम बाकी चीजें नहीं देखती, ये वो। तो क्या हुआ? बातें करते आराम से, मैं बात करूं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लड़के ब्रेकअप के बाद अपनी एक्स की फ्रेंड को ही निशाना बनाते हैं। आखिर है तो टिपिकल दिल्ली वाला ही ना, अपनी औकात तो दिखाएगा ही। अच्छा तू शांत हो जा, चल कहीं बाहर चलते हैं, रोना धोना छोड़। रोए मेरे दुश्मन, सोने जा रही हूँ। स्वाति अपने बिस्तर पर सोने चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद रीमा को सिसकियों की आवाज आती है। वो स्वाति के पास जाकर उसके चेहरे से तकिया हटाती है तो स्वाति ने रो रो कर अपनी आंखों को लाल कर रखा था। ये देखकर रीमा उसे उठाते हुए कहती है, पागल है क्या? क्यों रो रही है? अभी तो तूने कहा था रोए तेरे दुश्मन, अब तो खुद ही रो रही है। मैं ही हूँ अपनी सबसे बड़ी दुश्मन। रीमा यार, वो कैसे छोड़ सकता है? प्यार का आजकल कोई मोल ही नहीं रह गया है क्या? मैंने उसके लिए क्या नहीं किया और उसने एक झटके में रिश्ता तोड़ दिया। जब निभाया नहीं जाता तो रिश्ता जोड़ते ही क्यों है ऐसे कायर? स्वाति देख, आजकल के लड़के होते ही ऐसे हैं और ये दुनिया बहुत बड़ी है। तुझे उससे भी ज्यादा अच्छा लड़का मिलेगा दुनिया में। चल मैं तुझे बाहर लेकर चलती हूँ, तेरा मूड ठीक हो जाएगा। रीमा स्वाति को चेयर अप करने के लिए बाहर ले जाती है तो वहीं रणवीर अपने दोस्त पंकज के साथ एक क्लब में बैठकर ड्रिंक करता हुआ बोलता है, भाई आज मैंने कर ही दिया एक तरफ। रोज रोज की चिक चिक से परेशान हो गया था। कहाँ हो, क्या कर रहे हो, मुझसे कब मिलोगे, ये वो मैं। बस कर भाई, अब कर ही दिया है तो रिग्रेट क्यों कर रहा है? और अब तक 5 बोतल पी चुका है तू और खुद उसे छोड़कर खुद ही आंसू बहाए जा रहा है। चल घर चल। पंकज रणवीर को अपने घर लेकर चला जाता है। अगली सुबह जब रणवीर की आंखें खुलती है तो वो उठकर सबसे पहले अपने फोन को देखता है कि स्वाति का मैसेज आया होगा, लेकिन नहीं आया था। ये देखकर वो कहता है, स्वाति का मैसेज क्यों नहीं आया? उसी वक्त कमरे में चाय का कप लाता हुआ पंकज कहता है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है इसलिए नहीं आया। भूल गया क्या? शायद कल ज्यादा पी ली थी तूने, इसलिए अब याद आ रही है स्वाति की। याद? और मैं पागल है क्या? अरे वो तो नशे की वजह से भूल गया था कि ब्रेकअप हो गया है। खैर मैं चलता हूँ। अरे पर चाय तो पी ले। रणवीर बिना कुछ कहे और खाए पिए निकल जाता है और 1-2 दिन गुजर जाते हैं। स्वाति अभी भी उदास रहने लगी थी, जिसके चलते रीमा एक शाम उससे कहती है, देख यार स्वाति, तुझे मूव ऑन करना होगा यार। देख दुनिया में छोड़, इसी शहर में और भी बहुत अच्छे लड़के हैं। एक काम करना,
तो ब्लाइंड डेट पर चली जा। ब्लाइंड डेट क्या है? अंधी होकर डेट पर जाऊं क्या? गवारों वाली बातें मत कर। ब्लाइंड डेट मतलब बिना देखे तेरी मुलाकात किसी लड़के से होने वाली है, उसके साथ डेट पर जाना है। एक एप्लीकेशन है जिस पर ब्लाइंड डेट फिक्स होती है। अपना फोन दे। नहीं यार, रहने दे। देना यार चुपचाप। रीमा स्वाति के हाथों से उसका फोन छीनती है और ऑन करने लगती है तो वॉलपेपर पर स्वाति और रणवीर की फोटो लगी थी। ये देखकर रीमा कहती है, इस गधे के साथ वाली फोटो क्यों लगाई है? इसलिए तो मूव ऑन नहीं कर पा रही है। अभी हटाती हूँ इसको। रीमा स्वाति के फोन में से रणवीर की फोटोज को डिलीट कर देती है और ब्लाइंड डेट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देती है। उस पर बिना प्रोफाइल पिक्चर की एक आईडी बना देती है। ये देखकर स्वाति कहती है, यार मेरा मन नहीं है। रणवीर क्या सोचेगा? एक हफ्ते में इसने दूसरे लड़के को ढूंढना शुरू कर दिया डेट के लिए। चुप रह, उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? मैं तुझे ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती, समझी? रीमा जबरदस्ती स्वाति की आईडी ब्लाइंड डेट की ऐप पर बना देती है तो वहीं अब रणवीर को स्वाति की याद आने लगती है और वो पंकज के पास जाकर उससे कहता है, अरे भाई क्या करूं, मुझे लगा था कि स्वाति के साथ ब्रेकअप करके सही किया, लेकिन अब मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अरे यार उसको मैसेज करूं, लेकिन क्या करूं? पागल है क्या? अब सेल्फ रिस्पेक्ट बचा ले। एक तो खुद उसको डम किया है तूने और ऊपर से खुद को संभाल नहीं पा रहा। पंकज रणवीर को समझा ही रहा था कि तभी उसके फोन में ब्लाइंड डेट की ऐप का नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर पंकज कहता है, मिल गया तेरे मूड को ठीक करने का आइडिया। एक काम कर, अपना फोन दे। रणवीर अपना फोन दे देता है और पंकज उसके फोन में एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसको ब्लाइंड डेट पर जाने की सलाह देकर चला जाता है। अब रणवीर ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए एक ब्रोकन हार्ट नाम की एक आईडी का रिक्वेस्ट भेजता है और उसी वक्त उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है और उस आईडी वाली लड़की से कुछ दिन बात करता है और एक ब्लाइंड डेट फिक्स कर लेता है। तो वहीं दूसरी ओर स्वाति भी एक शाम रीमा से कहती है, रीमा मेरी ना उस ऐप पर एक लड़के से बात होती है और इस सैटरडे हमने डेट पर जाने का सोचा है, ठीक रहेगा? वैसे उससे बात करके मुझे रणवीर की याद आ रही थी। हर जगह उस रणवीर का नाम लेना छोड़ दे और अपनी ब्लाइंड डेट पर फोकस कर। चल शॉपिंग पर चलते हैं। रीमा स्वाति को शॉपिंग पर लेकर जाती है तो वहीं दूसरी ओर रणवीर भी मेंस के सैलून में जाकर खुद का थोड़ा मेकओवर करवाता है। शनिवार का दिन आता है। रीमा स्वाति को अच्छे से तैयार कर देती है और कहती है, ऑल द बेस्ट स्वाति। रणवीर को आज बिल्कुल याद मत करियो। हाँ जरूर, उसने मुझे छोड़ा है तो अब मैं उसकी यादों को छोड़ दूंगी हमेशा के लिए। स्वाति घर से निकलकर अपनी डेट के लिए जाती है और एक अच्छे से रेस्टोरेंट पर जाकर वो वहाँ एक टेबल पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। तभी उसको उसके पीछे से एक आवाज आती है, ब्रोकन हार्ट। ये सुनकर स्वाति पीछे मुड़ती है तो वहाँ रणवीर होता है। ये देखकर वो हैरान होकर उससे कहती है, तुम यहाँ कैसे? तुमसे अब भी चैन से नहीं रहा जा रहा है। पहले खुद ब्रेकअप किया और अब यहाँ मेरा पीछा करते हुए आए हो। तुम पागल हो, हमेशा ही बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती हो। आज भी वही कर रही हो। मैं क्यों तुम्हारा पीछा करूंगा? मैं तो यहाँ अपनी डेट पर आया था, ब्लाइंड डेट पर। एक मिनट, साइलेंट लवर तुम हो? हाँ, और क्या तुम ब्रोकन हार्ट? OMG, मतलब इतनी जल्दी थी तुम्हें दूसरी लड़की पटाने की कि ब्लाइंड डेट प्लान कर ली तुमने। सही है, मन भर गया था ना मेरे से, अब नहीं चाहिए थी। ऐसी बात नहीं है। और मेरा छोड़ो, तुम बड़ा सच्चा प्यार का दिखावा करती थी और तुम खुद एक ब्लाइंड डेट पर आई हो। वो तो मेरा मूड बदलने के लिए रीमा ने ये सब किया। लेकिन मुझे क्या पता था ब्लाइंड डेट पर भी मुझे एक्स ही मिलेगा मेरा, जिसकी यादों से मैं पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। बनाओ अपनी डेट, मैं जा रही हूँ। स्वाति इतना बोलकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी रणवीर उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो चलो ना, डेट पर चलते हैं। वैसे ब्लाइंड डेट विद एक्स इतना भी बुरा नहीं होगा। रणवीर के इतने प्यार से कहने पर स्वाति की पिछली पुरानी बातें ताजा हो जाती है और वो उसे मना नहीं कर पाती। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, साथ लंच करते हैं। उसके बाद रणवीर स्वाति को मूवी दिखाने ले जाता है और शाम को डिनर भी साथ करते हैं। जिसके बाद जाने के टाइम पर रणवीर कहता है, स्वाति आई एम सॉरी, मैं कभी तुमसे दूर नहीं होना चाहता था। पता नहीं क्यों मैंने ऐसे ही गुस्से में आकर ब्रेकअप किया, लेकिन उसके बाद मैं रिग्रेट कर रहा था। पर किस मुंह से आकर कहता तुमको। शायद भगवान ने ब्लाइंड डेट के सहारे मुझे दूसरा मौका दिया हो।
अब मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने तो तुम्हें एक दिन भी अपने जहन से नहीं निकाला था, क्योंकि मेरे लिए रिश्ता कोई टाइम पास नहीं है। पर जब तुमने ब्रेकअप का कहा तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें जबरदस्ती रोक कर गलत करूंगी, इसलिए मैंने तुम्हें जाने दिया। पर असल में तो मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करती हूँ। रणवीर और स्वाति दोनों वापस से एक हो जाते हैं और इस ब्लाइंड डेट पर अनजाने में एक दूसरे के साथ आकर तो वहीं रीमा और पंकज, जो अलग अलग इन दोनों को कब से फॉलो कर रहे थे, दूर खड़े होकर बोलते हैं, थैंक गॉड दोनों एक हो गए। एक जैसी बात करने पर दोनों का ध्यान एक दूसरे पर जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर कहते हैं, तुम दोस्त हो उनके? फिर से एक साथ बोलने पर दोनों हंस पड़ते हैं। तभी पंकज रीमा को कॉफी के लिए पूछता है और रीमा मना नहीं करती। अपनी दोस्त को ब्लाइंड डेट पर भेजने के कारण रीमा को भी शायद अपनी जिंदगी में एक नया साथी मिलने वाला था। खैर, चारों ही एक दूसरे के लिए खुश होते हैं। तो दोस्तों, क्या आप कभी ब्लाइंड डेट पर गए हैं या एक ऐसी डेट पर गए हैं जहां आपको सामने वाली अपनी एक्स मिल गई हो? अगर हाँ, तो अपने मजेदार किस्से को कमेंट में बताकर शेयर करना ना भूलें।